नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं वो इस मायने में बेहद विशेष है कि भारत और भारत के अंदर की एक आवाज सदियों से एक रही है और वो आवाज अखंड भारत की है। वो आवाज ये कहती है कि पीओके हमारा था, है और हमारा ही रहेगा। लेकिन अब पीओके से भी यही आवाजें निकल रही हैं और इसके अलावा बलूचिस्तान से जो आवाज आ रही है वो पाकिस्तान, धूर्त पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान की पेशानी पर बल जरूर लेकर आई है। 1971 पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना और अब 2026 क्या पाकिस्तान फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है? क्या बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से उठती आवाजें पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होने की उल्टी गिनती बताती है या ये केवल राजनीतिक और आर्थिक असंतोष है? क्योंकि जिस पाकिस्तान ने दशकों तक पूरी दुनिया के सामने कश्मीर राग अलापा, आज उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से आवाज उठ रही है कि ये आजाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। स्पष्ट है, एक बार फिर उसके सामने इसी बीच बड़े प्रांत बलूचिस्तान से भी ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया है। दावा यह भी है कि बलूच बलों ने प्रांत के 85% 85% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान, अपनी मुद्रा और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था तक लागू कर दी गई है। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में सामने आया है जब बलूचिस्तान में लंबे समय से असंतोष, अलगाववादी गतिविधियां और सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष लगातार बढ़ता रहा है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के भीतर गहराते संकट की ओर इशारा करने वाला एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए बयान में कहा गया कि बलूचिस्तान के पास अब सोने और तांबे की खदानें, गैस क्षेत्रों और कोयला खदानों पर नियंत्रण है। साथ ही यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना, पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स में बड़ी संख्या में बलूच और पश्तून कर्मियों ने इस्तीफा देकर नए प्रशासन का साथ देना शुरू कर दिया है। असल सवाल यह है कि बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि क्षेत्रफल के लिहाज से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से समृद्ध यह इलाका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्वादर बंदरगाह से लेकर ऊर्जा परियोजनाओं तक पाकिस्तान की कई रणनीतिक योजनाओं की धुरी यही प्रांत है। और ऐसे में यदि यहां अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की भू राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप लंबे समय से रहा है कि उनके संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचता और राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी भी की जाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान ये कहता है कि अलगाववादी संगठन हिंसक गतिविधियों में शामिल है और उनके खिलाफ सुरक्षा अभियान चलाना आवश्यक है। यही कारण है कि यह मुद्दा वर्षों से संघर्ष और विवाद का विषय बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसा धूर्त देश, एक ऐसा नापाक देश जिसकी राष्ट्रीय नीति ही आतंकवाद से शुरू होकर आतंकवाद पर खत्म होती हो, अगर उसके खिलाफ ही उसके अपने देश के अंदर आवाज उठने लगे तो क्या ये नहीं माना जाए कि पाकिस्तान अपनों का नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों का है? और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और फौज के लिए यह एक नई चुनौती नहीं बन रही है? साफ तौर पर सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जिन्हें मौलाना मुनीर भी कहा जाता है, मुल्ला मुनीर, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही आर्थिक संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
यदि बलूचिस्तान में विरोध और असंतोष बढ़ता है तो निश्चित रूप से इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ भी रहा है। पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। मीर यार बलोच ने अपने संदेश में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नए गणराज्य को मान्यता देने की अपील भी कर दी है। फिलहाल इतना तो स्पष्ट है कि बलोचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, लेकिन ये लगातार गंभीर होता जा रहा है। यानी कहानी सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, कहानी पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियों की है, उसके संघीय संरचना की है, संसाधनों की राजनीति की है और क्षेत्रीय स्थिरता की है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि ये केवल एक प्रतीकात्मक राजनीतिक घोषणा है या फिर पाकिस्तान के भीतर उभरते किसी बड़े बदलाव की शुरुआत की आहट सुनाई देने लगी है। ये इस पर क़यादतें मौजूद हैं और उन क़यादतों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर शरई कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लोग ये अस्सी रेंजर्स कह रहे हैं कि ये लोग 1500 की दिहाड़ी पे इन्हें हमें लाया है। नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं और उमर नज़ीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, और ये झूठ है। ये लोग हमें हक के लिए बोलने नहीं देते। आगे इन्हें हमारी रोडें तोड़ दी है, रात को आके घरों में छापे मारते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। इन लोगों ने बच्चों को डरा कर रखा हुआ है। इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके रेंजर्स से हम डरते हैं। और ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि हम लोग इनकी धमकियों से डर जाएंगे? नहीं। और हम लोग इससे पहले 6 बार इस दर्रे में आ चुके हैं और इसके बाद तक भी आएंगे। शुक्रिया। तो ये वो आवाजें हैं जो पाकिस्तान के चूल्हे हिला रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। बड़ी और स्पष्ट तस्वीर बहुत जल्द बीच होगी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि अखंड भारत का सपना यही समय है जब पूरा किया जा सकता है। बहरहाल अब आपको अपने देश के अंदर की जरा आंतरिक राजनीति की तरफ भी लिए चलते हैं। पंजाब की राजनीति की यहाँ पर बात करेंगे, जहां एक बार फिर से हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो बहुत दिलचस्प आ रही है। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर चुनावी मोड़ आ चुका है। चुनाव तो आने वाले हैं और इसी बीच विधानसभा चुनाव में से कुछ महीने पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम जब तेज कर दिया हो, तो सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के कामकाज और योजनाओं के दम पर दोबारा जनादेश मांगने की तैयारी में जुटी हुई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपना राजनीतिक विस्तार करने के मिशन पर जुटी है। शिरोमणि अकाली दल अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस पार्टी की हो रही है वो है कांग्रेस पार्टी। वजह यह नहीं कि कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है, बल्कि इसलिए कि चुनाव से ठीक पहले उसकी सबसे बड़ी लड़ाई विपक्ष या सत्ता पक्ष से नहीं है, बल्कि अपने ही घर के भीतर अंतरकलह से दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। संगठन में नेतृत्व को लेकर खींचतान है। गुटबाजी के संकेत ऐसे समय पर सामने आए हैं जब पार्टी को चुनावी तैयारियों का पूरा ध्यान देना चाहिए था। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव केवल विपक्ष से नहीं, संगठन से भी जीते जाते हैं। साफ तौर पर यह कहा जाता है संगठन मजबूत होना चाहिए, और यदि संगठन ही बिखरता हुआ दिखे तो जनता के बीच भरोसा बनाना कठिन हो जाता है। पंजाब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव की ओर लौटना होगा। उस समय भी कांग्रेस आंतरिक संघर्ष से जूझ रही थी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद ने पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए थे। मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय भी चुनाव से ठीक पहले ही हुआ था, याद होगा आपको, और चरणजीत सिंह चन्नी को कमान सौंप दी गई। लेकिन कांग्रेस उस अस्थिरता से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी और आम आदमी पार्टी ने इस बीच ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर ली थी। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने उस अनुभव से कोई सबक लिया? मौजूदा घटनाक्रम देखकर यह सवाल और गंभीर हो जाता है, क्योंकि चुनावी राजनीति में मतदाता केवल वायदों के नहीं बल्कि नेतृत्व की स्थिरता और संगठन की एकजुटता को भी देखते परखते हैं। यदि पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से अलग अलग संदेश दें तो उसका सीधा असर चुनावी माहौल पर पड़ सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का उदाहरण भी राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय रहा। वहां चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन चुनावी रणनीति, नेतृत्व और अंदरूनी मतभेदों को लेकर कई सवाल उठे। अलग अलग विश्लेषकों ने इस बात पर जोर दिया कि संगठनात्मक चुनौतियों ने पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। पंजाब कांग्रेस के लिए यह अनुभव एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं और दोनों चुनावों की सीधी तुलना सावधानी से ही की जानी चाहिए। दूसरी ओर सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं है। सरकार को कानून व्यवस्था, नशे के खिलाफ अभियान, रोजगार, किसानों के मुद्दे और आर्थिक प्रबंधन जैसे कई मोर्चों पर जनता के सवालों का सामना करना है। हालांकि पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान राशि जैसी योजनाओं और अन्य सरकारी पहलों को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है और उम्मीद कर रही है कि इसका चुनावी लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। यानी सत्ता विरोधी माहौल यदि कहीं बनता भी है तो उसका सबसे बड़ा लाभ विपक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष तभी फायदा उठा सकता है जब वो खुद संगठित और स्पष्ट नेतृत्व के साथ मैदान में उतरे, और यही वो बिंदु है जहां कांग्रेस फिलहाल संघर्ष करती हुई नजर आती है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब में पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार दौरे, संगठन के विस्तार की कोशिशें और नए सामाजिक समीकरण बनाने की रणनीति इस बात का संकेत है कि बीजेपी इस चुनाव को केवल औपचारिक मुकाबले के रूप में नहीं देख रही, बल्कि पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं अब भी जारी हैं। यदि भविष्य में कोई गठबंधन बनता है तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अकाली दल भी इस चुनाव में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करना चाहेगा और ऐसे में पंजाब का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं रहेगा, बल्कि ये नेतृत्व, गठबंधन और सामाजिक समीकरणों की भी परीक्षा होगी। एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो इन सब के बीच है दलित वोट बैंक का। पंजाब उन राज्यों में शामिल है जहां दलित आबादी का अनुपात काफी अधिक है। यही कारण है कि लगभग सभी प्रमुख दल इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास चरणजीत सिंह चन्नी जैसे बड़े दलित चेहरे हैं, वहीं बीजेपी भी इस वर्ग में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी अपने सामाजिक अधिकार आधार को मजबूत बनाए रखना चाहेगी और इसलिए इस बार दलित मतदाता चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल तो तस्वीर यही कहती है कि पंजाब का चुनाव केवल सरकार बनाम विपक्ष का मुकाबला नहीं होगा, ये चुनाव संगठन बनाम संगठन, नेतृत्व बनाम नेतृत्व और रणनीति बनाम रणनीति का भी चुनाव होगा। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर ही खाई को पाटना है। आम आदमी पार्टी के सामने सरकार के प्रदर्शन को वोट में बदलने की चुनौती है और बीजेपी के सामने अपनी बढ़ती सक्रियता को चुनावी सफलता में बदलने की परीक्षा है, जबकि अकाली दल अपनी राजनीतिक वापसी की राह तलाश रहा है। चुनावी राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि चुनाव प्रचार से पहले माहौल बनता है और माहौल संगठन बनाता है। पंजाब में भी आने वाले महीनों में यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह को खत्म कर एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर उसकी ये कमजोरी उसके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसका जवाब मतदाता देगा, लेकिन इतना तय है कि पंजाब की चुनावी लड़ाई इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प
बहुकोणीय और रणनीतिक होने वाली है। सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है। और उसके बाद रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे ਉਹ ਨਾ लेकिन प्रधान की मौजूदगी तो बिना जी मीटिंग हो रही है की मायने कड्ढे जान सर इससे? ਉਹ ਯਾਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। लेकिन प्रधान नाल रेड़का लगता थानू एकता हो पाऊगी? ਹੈ ਹੀ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। लेकिन यह कंडीशन की प्रधान मौजूद नहीं होने चाहिए, उन्होंने किस लाइज नहीं इस तरह नहीं, किसी ने क्या भी मौजूद नहीं होने चाहिए। अगले की गल है, मैं आप ही नहीं जा रहा या अगले ने कुछ इस करके होना भी, असं कल्ले गल कर लिए। देव साहब की चाय ठंडी हो गई पर नेताओं ने आने से मना कर दिया। क्या है कि वहाँ पर जितने लोग हैं, चन्नी हैं, वो रंधावा है, वो प्रगट सिंह है, वो गुरप्रताप सिंह बाजवा है, सबके सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और उनकी पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही कि हमने किसको चेहरा बनाना है। उसके चलते गुटबाजी बढ़ रही है, उसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो संगठन को मजबूत करना है, एकजुटता बनाए रखना, और तभी ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से अंतर्कलह चल रही है वो ये बता रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए पंजाब चुनाव की राह इतनी आसान नहीं जितनी वो समझ रहे हैं। में आगे बढ़ते हैं और बात अब पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। वो पश्चिम बंगाल जहां की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस लंबे समय तक एक ऐसी पार्टी मानी जाती रही जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी संगठनात्मक पकड़ और ममता बनर्जी का निर्विवाद नेतृत्व था। लेकिन अब तो पार्टी के भीतर से ही उठ रही आवाजें एक अलग कहानी बता रही हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ नेता नाराज हैं, सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर अब एक संगठित बगावत आकार ले रही है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बगावत का केंद्र ममता बनर्जी नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी बनते जा रहे हैं। ताजा विवाद की शुरुआत वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी के उस बयान से हुई है जिसमें उन्होंने अभिषेक बनर्जी और उनके जो उनका पूरा तंत्र था उस पर सीधे हमला बोला है। जो उनका कैमक स्ट्रीट तंत्र था उस पर सीधा हमला बोला है। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि पार्टी के फैसले एक सीमित शक्ति केंद्र से संचालित होने लगे जिससे संगठन कमजोर हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कभी इस तंत्र का हिस्सा थे वो अब या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या उसी नेतृत्व के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अनुव्रत मंडल का कहना है कि उन्होंने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा बल्कि पार्टी की मौजूदा कार्यशैली से असहमति जताई है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उनकी नाराजगी का कारण अभिषेक बनर्जी है। और इसी तरह मदन मित्रा ने भी कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की है। इन तमाम बयानों ने ये धारणा मजबूत कर दी है कि असंतोष का एक बड़ा हिस्सा नेतृत्व की शैली और संगठन के संचालन को लेकर है। हालांकि इन आरोपों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जाती है यह भी राजनीतिक रूप से उतना ही अहम होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक दल में आंतरिक मतभेद असामान्य नहीं होते, लेकिन जब वो सार्वजनिक मंचों पर आने लगे और वरिष्ठ नेता खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे तब उनका राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। यहां सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बागी नेताओं के कई बयान ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केंद्रित है। यानी वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई पार्टी की मूल विचारधारा या ममता बनर्जी के नेतृत्व से नहीं है बल्कि संगठन चलाने के तरीके से है। ये रणनीति राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि इससे वो पारंपरिक तृणमूल समर्थकों के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। कल्याण बनर्जी ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि पार्टी के कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में
जाने या राजनीतिक गतिविधियों को लेकर फैसले लें। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो किसी भी चुनाव के बाद दलों के भीतर आत्ममंथन तो होता ही है। यदि चुनावी प्रदर्शन अपेक्षा से कमजोर रहता है तो नेतृत्व, रणनीति और संगठन को लेकर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। तृणमूल कांग्रेस भी इससे अलग नहीं है, लेकिन यहां फर्क यह है कि सवाल बंद कमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक बयानबाजी में बदल चुके हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो तस्वीर उभर रही है वो ये बता रही है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर बहस चल रही है। कल्याण बनर्जी के आरोप, अनुव्रत मंडल की नाराजगी, मदन मित्रा के बयान और बागी गुट की सक्रियता ने इस बहस को और धार दे दी है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पार्टी नेतृत्व इन मतभेदों को संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश करता है या फिर ये असंतोष और व्यापक रूप लेता है। यानी बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल अब केवल विपक्ष की ताकत नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अपने भीतर उठ रही असहमति को संभाल पाएगी या फिर ये असंतोष भविष्य में और बड़े राजनीतिक बदलाव का आधार बनेंगे। इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीतिक घटनाएं देंगी, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई विपक्ष और सत्ता के बीच नहीं, बल्कि खुद अंदर खाने अंतर कलह में ही, तृणमूल कांग्रेस के अंदर खाने अंतर कलह में ही नजर आ रही है। ये है कि ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी में हम पूरा से पूरा दम लगाकर काम कर नहीं पा रहा था और मेरा जितना सारे कमिटीज हैं हम पदत्याग छोड़ दिया और जितना दिन जा रहे हैं ममता बनर्जी को सहयोगी लोग उसको छोड़ रहे हैं। इसका कारण है ये लोग पार्टी करने नहीं चाहते हैं, ये लोग खाली अभिषेक को रखभाल करने के लिए इसको लड़ाई चलाना चाहते हैं। तो पार्टी तो अभिषेक का नहीं, पार्टी अभिषेक। देखिए, इंडिविजुअल कल्ट का खिलाफ जो लड़ाई, कलेक्टिव का जो लड़ाई हम लोग शुरू किए थे, वो लड़ाई हर दिन ताकतवर हो रहा है। इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फैसिस्ट रुझान के खिलाफ, जो जामूरियत का पक्ष में जो लोग हैं, जो कलेक्टिव का बात कर रहे हैं, ये लड़ाई ताकतवर हो रहा है। आज मदनदा आए हैं, कलेक्टिव का लड़ाई मजबूत जरूर होगा इससे। अनुव्रत मंडल भी कलकत्ता में। हम दुखी हैं, कल तक हमारे साथ थे, एक साथ चुनाव हार के बाद भी हमारे साथ थे, आज अचानक चले गए तो हम दुखी हैं। हम दुखी हैं, कल तक हमारे साथ थे, एक साथ चुनाव हार के बाद भी हमारे साथ थे, आज अचानक चले गए तो हम दुखी हैं। तो सवाल वही है कि संगठन अगर मजबूत रहता है तो जीत नजर आती है, लेकिन जब संगठन ही कमजोर पड़ जाए तो वही होता है जो तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ है। बची कुची जो तृणमूल कांग्रेस है उसके अंदर भी असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में टीएमसी के खासतौर से ममता बनर्जी के अस्तित्व और अभिषेक बनर्जी के अस्तित्व का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। में आगे बढ़ते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 12वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र की सर्वसम्मति से इस घोषणा पत्र को अपना लिया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का भारतीय परंपरा के अनुरूप गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यूमैनिटी फर्स्ट यानी मानवता सर्वोपरि के विजन को आधार बनाते हुए सामाजिक सुरक्षा, कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी, कौशल विकास और श्रमिकों के कल्याण के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग को प्रमुख प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया। इस विषय पर सदस्य देशों के बीच व्यापक सहमति भी बनी। बैठक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स कनेक्ट पहल पर सर्वसम्मति रही है। इस पहल का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच ज्ञान साझा करने के लिए एक साझा सहयोग मंच तैयार करना है, जिससे श्रम, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर समन्वय और साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।
डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में अपनाया गया ये घोषणा पत्र दूरदर्शी और प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज ब्रिक्स देशों की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत समावेशी, लचीले और जन केंद्रित फ्यूचर ऑफ वर्क का निर्माण किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी परिवर्तनों के बीच श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, नई कौशल क्षमता का विकास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत की इस पहल को ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग की नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये समस्या करने अब आगे बढ़ते हैं और बात जरा मिडिल ईस्ट की कर ली जाए, जहां फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव अब केवल चेतावनियों या बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लगातार सैन्य अभियानों और जवाबी हमलों का रूप ले चुका है। अमेरिकी सेना ने लगातार चौथे दिन ईरान के सैन्य ठिकानों, ड्रोन बेस, मिसाइल लॉन्च साइट्स और तटीय रक्षा तंत्र पर बड़े हमले किए हैं। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने यह दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन दावों और जवाबी कार्रवाइयों ने पूरे क्षेत्र में तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि ईरान बातचीत और समझौते की दिशा में आगे नहीं बढ़ता तो अगले चरण में बिजली घर, पुल और दूसरे महत्वपूर्ण ढांचों को भी निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी ओर ईरान ने भी संकेत दे दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपनी रणनीति जारी रखेगा। यानी दोनों पक्ष फिलहाल पीछे हटने के बजाय अपनी अपनी स्थिति और मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील केंद्र है होर्मुज स्ट्रेट। दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। यदि ये तनाव यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक सप्लाई चेन और समुद्री व्यापार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंता का विषय है। हालिया हमले में एक व्यापारिक जहाज पर भारतीय नागरिक की मौत और कई भारतीयों के घायल होने की खबर सामने आई है। इसके बाद भारत सरकार ने ईरानी राजनयिक को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के अनुसार फारस की खाड़ी में भारत से जुड़े कई जहाज और बड़ी संख्या में भारतीय नाविक अब भी फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये संकट अब केवल भू राजनीतिक नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिकों और भारत के व्यापारिक हितों से भी जुड़ चुका है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी दोबारा शुरू करने की घोषणा भी इस संघर्ष को और गंभीर बना रही है। किसी देश की समुद्री नाकेबंदी केवल सैन्य कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उसका उद्देश्य उस देश की आर्थिक और रणनीतिक क्षमता को भी कमजोर करना होता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ऐसी नाकाबंदी को वैध माने जाने के लिए कुछ स्पष्ट नियम हैं और प्रक्रियाएं भी निर्धारित हैं। और ऐसे में आने वाले दिनों में इस कदम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और कूटनीतिक बहस भी तेज हो सकती है। इस बीच ईरान ने अमेरिका हमलों में नागरिकों और सैनिकों के हताहत होने का दावा किया है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक संसाधनों तक सीमित है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती और इसलिए इन आंकड़ों और दावों को सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष अब एक सीमित सैन्य अभियान रहेगा या फिर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों का नाम सामने आने का मतलब है कि ये टकराव अब क्षेत्रीय आयाम ले सकता है। यदि समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति लगभग प्रभावित होती रही
तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी जरूर दिखाई देगा। फिलहाल तस्वीर तो यही है कि अमेरिका दबाव की रणनीति अपना रहा है, जबकि ईरान प्रतिरोध की नीति पर कायम है। वहीं दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना फिलहाल कमजोर होती हुई नजर आती है। ऐसे में दुनिया की निगाहें केवल युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि कूटनीतिक प्रयासों पर भी टिकी है, क्योंकि यदि ये संघर्ष और बढ़ा तो इसकी कीमत केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आर्थिक, सामरिक और मानवीय स्तर पर चुकानी पड़ सकती है। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने वाला आज खुद जेल की सलाखों के पीछे है और उसका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी ध्वस्त होने की कगार पर खड़ा है। आप समझ चुके हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का फरमान जारी किया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अवैध निर्माण और माफिया तंत्र के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण बनकर उभरी है। एक दौर था जब रामपुर का मतलब आजम खान और आजम खान का मतलब रामपुर हुआ करता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान का रसूख मुख्यमंत्री से कम नहीं आंका जाता था। प्रशासनिक अधिकारी उनके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते थे और उसी दौर में रामपुर की सरजमी पर आजम खान ने अपने सबसे बड़े सपने जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। सैकड़ों एकड़ में फैली ये आलीशान यूनिवर्सिटी आजम खान की राजनीतिक ताकत और रसूख का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आते ही आजम खान के साम्राज्य की नींव हिलने लगी, जो सीधे तौर पर लैंड जिहाद करके बनाई गई थी। मुकदमे और अदालती फैसलों के चलते पहले आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। दर्जनों मुकदमे जो जमीन कब्जाने से लेकर किताबों की चोरी तक के थे, उन तमाम केसेस में आजम खान को जेल जाना पड़ा। वर्चस्व का अंत, उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। जिस रामपुर में आजम खान की तूती बोलती थी, आज उसी रामपुर में आजम खान के साम्राज्य के प्रतीकों को एक एक करके कानून के दायरे में लाया जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का ये ताजा प्रहार आजम खान के राजनीतिक और व्यक्तिगत रसूख पर अब तक की सबसे बड़ी चोट माना जा रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण की हालिया जांच में जौहर यूनिवर्सिटी परिसर को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच टीम के अनुसार यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर कुल 40 विशाल भवनों का निर्माण किया गया है, लेकिन जब इनके वैध दस्तावेजों की स्क्रूटनी की गई तो पता चला कि इनमें से केवल 2 भवनों का ही मानचित्र स्वीकृत था। सोचिए, 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत था, लेकिन बनाया कितना? 40। शेष 38 भवनों का निर्माण बिना किसी वैध अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसे एनओसी कहा जाता है, या स्वीकृत नक्शे के ही धड़ल्ले से कर दिया गया था। प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार साल 2024 में जब इस पूरे क्षेत्र का विकास प्राधिकरण के दायरे में जब इसे शामिल किया गया इस पूरे क्षेत्र को, तब प्रशासनिक अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा। अधिकारियों का कहना है कि प्रबंधन की ओर से कोई भी संतोषजनक या वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका, जिसके बाद इन 38 भवनों को पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए इनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क बेहद मजबूत है। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन नियमों और प्रक्रियाओं से पूरी तरह वाकिफ था। प्रबंधन ने पूर्व में 2 भवनों का नक्शा जिला पंचायत से पास करवाया था और इससे ये साफ सिद्ध होता है कि उन्हें निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की कानूनी अनिवार्यता की पूरी जानकारी थी। बावजूद इसके शेष 38 भवनों के लिए नक्शा न लेना कोई भूल नहीं बल्कि नियमों की जानबूझकर की गई खुली अनदेखी और लापरवाही है।
जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया। कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब जिस तरीके का पेड़ बोया था उसका असर तो यहाँ नजर आ रहा है। जिस तरह से अवैध अतिक्रमण हुआ था, उस अवैध अतिक्रमण पर अब बुलडोजर चलेगा, क्योंकि सही और गलत का पैमाना जब होता है तो सिर्फ सही ही स्वीकार्य होता है। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।